वॉल्यूम चेक करके बताओ, वॉल्यूम चेक करके बताइए, आवाज आ रही है? आ जाइए जल्दी से सभी लोग स्क्रीन के सामने, टाइम हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, और टॉपिक का नाम है, इसीलिए हमने कल इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया है क्योंकि इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए थी, और कल एनर्जी लेवल हमारा डाउन था क्योंकि कल फीवर हो गया था। आज ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपका नाम बेटा एक बार और बता दीजिए तो आपको भी साथ में जोड़ते चले हम टॉपिक से। सूरज। तो सूरज जी, ये जो टॉपिक चल रहा है बेटा, ये सिलेबस सब्जेक्ट जो है जीएस सेकंड पेपर, ठीक है, जीएस सेकंड पेपर आप पढ़ रहे हैं, और ये आईएएस और पीसीएस दोनों में आता है, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय संबंध। इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, शॉर्ट में कहते हैं आईआर, ठीक है, शॉर्ट में क्या कहते हैं हम? आईआर। और आईआर में हम पढ़ रहे हैं इंडो चाइना रिलेशन, भारत चीन संबंध, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है भारत का दुनिया के देशों के साथ कैसा संबंध है, इसको पढ़ा जाता है, ठीक। तो इसी संदर्भ में भारत चीन संबंध हम पढ़ रहे थे, और भारत चीन संबंधों में भारत चीन, देखो हमारे जो मेंस का जीएस का सेकंड पेपर होगा ना, उसमें आएगा ये सब्जेक्ट आपका, ठीक है। तो भारत चीन संबंध हम पढ़ रहे हैं, और इस समय आप देख रहे हो हर दिन न्यूज में चीन का नाम आ रहा है, अमेरिका का नाम आ रहा है। इसका मतलब है करंट घटनाओं से सीधा संबंध है। इस क्लास को पढ़ने के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स, आवाज आवाज चेक कर ली, करंट अफेयर्स तैयार हो रहा है। और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि इस सब्जेक्ट को और अच्छे से समझने के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़िए, जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाए। चीन और पाकिस्तान के बीच में, सॉरी, चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है। इस टैरिफ, आपको गर्मी लग रही है, पंखा चला दूं? इस टैरिफ वॉर का क्या असर पड़ेगा भारत पर? निश्चित तौर पर इस साल जो परीक्षा होने जा रही है यूपी पीसीएस की, मेंस की या आईएएस की, लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा, और हम और आप इस पर बात करेंगे कि देखो हमने कहा था प्रश्न आया, आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। इंडिया, चाइना और अमेरिका, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में जब टैक्स को लेकर के भारी संघर्ष और युद्ध जैसी स्थिति हो, तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निश्चित तौर पर ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब भारत पर इसके प्रभाव पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे भारत और चीन के बीच में कौन कौन सी समस्याएं हैं, जिनको लेकर के दोनों देश के बीच में कभी युद्ध जैसी स्थिति आती है। मतलब दोस्त नहीं हमने कभी देखे इंडिया और चाइना, अगर सब कुछ शांत है तो चुपचाप रहते, लेकिन दोस्ती जैसा कभी कुछ नहीं देखा। वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो नेहरू के समय लगा ना, बस 1962 के युद्ध के साथ ही वो नारा भी समाप्त हो गया, ठीक है। तो हम उसी चाइना की बात करेंगे, भारत के साथ चीन के संबंध, और एक बार पीछे रिवाइज करते हुए आ जाएंगे आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहले देखो, भारत और चीन के बीच में जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण है सीमा विवाद, है ना। बॉर्डर को लेकर के दोनों देशों के बीच में समस्या बनी रहती है, और इस समस्या के कारण ही दोनों देशों में अच्छे रिलेशन डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इंडो चाइना बॉर्डर पर। और इंडो चाइना बॉर्डर की जब हम बात करते हैं तो दो बॉर्डर हमारे सामने आते हैं, इंडिया और चाइना में दो बॉर्डर आते हैं, जिन पर बात करके फिर सीधे आगे बढ़ा जाएगा। एक बड़ा ही सुंदर मैप उस दिन हम लोगों ने लिया था ना। हाँ रुक जाइए, आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, गूगल बाबा सब दिखा देता है। देखो ये वाला, ये नहीं, इसमें पूरा लाल लाल दिखा दिया है। हम दिखाना चाहते केवल इंडो चाइना बॉर्डर, और केवल इंडो चाइना बॉर्डर मिलेगा यहाँ, केवल इंडो चाइना बॉर्डर यहाँ मिलेगा। इसको समझ के फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ समस्या है। बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत। देखो ये सब्जेक्ट ना ऐसा है जिसे आप रट नहीं सकते, याद करने वाला विषय नहीं है, ये समझने वाला विषय है। जैसे बोलते हैं ना, रट्टा मारो, इसमें रट्टा बिल्कुल ना मारना।
क्योंकि रट्टा मार के आए तो पुरानी चीजें लिख करके आओगे और उनमें आपको नंबर मिलेगा नहीं। समझो, रट्टा नहीं मारो। देखो, भारत और चाइना, ये है हमारा प्यारा देश भारत, और ये है दुष्ट कंट्री चाइना। ठीक। तो ये देखो, यहां पर ये जो ये येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये येलो येलो देखो, इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है ना, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वेस्टर्न सेक्टर यानी कि पश्चिमी क्षेत्र, सेंटर सेक्टर यानी कि मध्य क्षेत्र, और ईस्टर्न सेक्टर यानी कि पूर्वी क्षेत्र। 3 भागों में, क्योंकि बीच में आ जाता है नेपाल। ये अगर नेपाल नहीं होता तो ये पूरा बॉर्डर हमारा चाइना के साथ ही होता। ठीक है, तो ये काले में काला दिख नहीं रहा है, इसलिए ऐसा कर लेते हैं। तो ये जो है, ये नेपाल का बॉर्डर है, और यहां से यहां तक जो ये येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये है किसका? ये है चीन का पश्चिमी सीमा, ये है मध्य सीमा, और ये है पूर्वी सीमा। इस मध्य सीमा में यहां पर ये क्या है बच्चों? ये कौन सा राज्य है बताए थे हम उस दिन? सिक्किम है। यहाँ पर है सिक्किम, ध्यान देना, ये सिक्किम है। और आप जानते हो, सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए इंदिरा गांधी ने कितना बड़ा संघर्ष किया था। सिक्किम राज्य को भारत का अंग किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने। क्योंकि सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहता था, जिसमें चीन उसकी सहायता कर रहा था। क्योंकि अगर सिक्किम, बहुत ध्यान से समझना, अगर सिक्किम स्वतंत्र राज्य बन जाता तो चाइना जैसे बड़े देश से सहायता लिए बिना तो इसका काम चलता नहीं। चाइना से सहायता ले लेता। तो ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला रास्ता, इसको बोलते हैं चिकन नेक। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ समझ में आएंगी आपको। चिकन नेक, चलो दूसरा मैप लेके आते हैं, उसमें चिकन नेक और बढ़िया से दिखाएंगे। यही कुछ मुद्दे जहां से प्रश्न आते, बहुत प्रश्न आते हैं। भारत चीन संबंधों पर सबसे ज्यादा प्रश्न आते, जान लो, क्योंकि डिस्प्यूट सबसे ज्यादा है ना, इसलिए। तो यहाँ पर हम मैप लेकर के आएंगे। कौन सा लेकर के आए? उस दिन एक मैप बहुत अच्छा निकला था, उसमें सब कुछ था एक साथ। देखो यहाँ मिले अगर तो अफगानिस्तान, भारत, मालदीव, इंडिया, मालदीव, चाइना के साथ कोई मैप पीछे का पड़ा हुआ है? ये तो अभी अभी हमने निकाले हैं, वही है कुछ। चलो नया निकालते हैं, कोई बात नहीं। तो भारत चीन, अच्छा, कभी कभी हिंदी में निकालो तो अलग मैप आते हैं, इंग्लिश में अलग मैप आते हैं। और इसको हम लोग चिकन नेक के माध्यम से, हाँ जी, ये बढ़िया है। समझ में आ रहा है? ब्लर तो नहीं हो रहा है? थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक, अब ठीक। मैप के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाता है ना लोकेशन। बगैर ज्योग्राफी क्लियर हुए आपको इसकी वो क्लियर नहीं हो पाता है, लोकेशन के बिना नहीं समझ में आता ये सब्जेक्ट। चलो, अब देखो, ये रास्ता, ये बॉर्डर, रेड कलर का बॉर्डर, ये कौन सा है? पश्चिमी सीमा, भारत और चीन की पश्चिमी सीमा। ये है भारत और चीन की मध्य सीमा। ये है भारत और चीन की पूर्वी सीमा। अब यहां पर हमें बहुत ध्यान से देखना है। भारत और चीन की पश्चिमी सीमा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ उत्तराखंड बन चुका है, उत्तराखंड। ठीक है ना? तो ये राज्य पश्चिमी सीमा पर चीन के साथ मिलते हैं। मध्य सीमा में सिक्किम, ये सिक्किम लगा हुआ है, यहां पर है सिक्किम ये। और पूर्वी सीमा में अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी सीमा में अरुणाचल प्रदेश। ये है तिब्बत। तिब्बत पर चाइना ने अपना अधिकार कर लिया है। अगर चाइना से हम तिब्बत को अलग करा पाए तो भारत और चाइना की सीमाएं भी अलग हो सकती हैं, फिर यहां तक हो जाएंगी। भारत तिब्बत का साथ क्यों दे रहा है? इसीलिए कि अगर तिब्बत आजाद हो गया चाइना के चंगुल से, तो फिर चाइना की सीमाएं भारत से दूर हो जाएंगी। इसीलिए तिब्बत से जो भाग करके भारत आए थे दलाई लामा, है ना, कुछ बेसिक किताबें आपको बताएंगे एनसीईआरटी की, वो पढ़ लेना, बेस क्लियर हो जाएगा। दलाई लामा भारत कब आए थे? बताया था उस दिन, 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में दलाई लामा अपने 200
अनुयायियों के साथ भारत भाग करके आए। क्यों? क्योंकि चीन की सीमा उन पर बहुत अत्याचार कर रही थी, क्योंकि चीन की सीमा उन पर अत्याचार कर रही थी, क्योंकि दलाई लामा बौद्ध धर्म के बहुत बड़े बड़े गुरु थे और वो नहीं चाहते थे कि तिब्बत का विलय चाइना में हो। लेकिन क्योंकि धर्म अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है, चाइना ने अपनी सेना का प्रयोग करके तिब्बत के विद्रोह को दबा दिया। और जब दलाई लामा को मारने पीटने लगे तो वो भाग करके भारत आए, भारत से शरण मांगी, भारत ने इनको शरण दी और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ रहने लगे। इस बात से चीन नाराज हो गया। चीन ने भारत को धमकी दी कि या तो दलाई लामा को दे दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हमने दलाई लामा को नहीं दिया, जिसके पीछे कारण था। कारण क्या था? पहला कारण ये, दलाई लामा बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु थे और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम दलाई लामा को चाइना को सौंप देते, चाइनीज सेना इन्हें मार डालती। इससे अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध हमसे नाराज हो जाते। चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार करना चाहता है और फिर अरुणाचल प्रदेश भारत से अलग होने के लिए विद्रोह करता, जिसकी वजह से ये क्षेत्र हमसे दूर जा सकता था, चाइना इसका लाभ उठा सकता था। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बौद्धों का समर्थन हासिल करने के लिए हमें दलाई लामा का समर्थन करना था। ये जो दो एरिया देख रहे हो डिस्प्यूटेड है, ये है अक्साई चीन और ये है अरुणाचल प्रदेश। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर चीन अपना दावा करता है। चीन कहता है ये हमारा है। क्या कहता है? हमारा है। जबकि ये अक्साई चीन हमारे लद्दाख का एरिया है, ये हमारा लद्दाख है। इसको चाइना ने जबरदस्ती हत्या लिया और जबरदस्ती हत्याने के बाद चाइना ने यहां पर एक दूसरी रेखा, देखो हमारे और चाइना, भारत और चाइना के बीच में दो सीमा रेखा हैं, एक है एलएसी, एक है एलओसी। ठीक है, ये और ये क्या है? एलएसी। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको कहते हैं मैकमोहन, सॉरी, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा, इसी को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। लेकिन यहां पर चाइना ने जबरदस्ती हमारा क्षेत्र हत्या करके एक हमारे बीच में संधि हुई है और संधि के द्वारा एक नई लाइन बन गई है एलओसी, जिसका मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के साथ है एलएसी और एलओसी। पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ हमारी दो रेखाएं हैं। विवाद इस पर है, समस्या इस पर है, क्योंकि चाइना कहता है कि हम इस लाइन को नहीं मानते, मैकमोहन लाइन को नहीं मानते, क्योंकि जब मैकमोहन लाइन कब बनी है? 1947 में, जब भारत आजाद हुआ। और चाइना कब तैयार हुआ बनकर के? 1949 में। चाइना कहता है कि जब ये रेखा बनी, सीमा रेखा बनी, तब हम तो थे ही नहीं, हमारे देश में तो विद्रोह हो रहा था, तो हम इस रेखा को नहीं मानेंगे। इसीलिए अंग्रेजों के समय में ही तिब्बत को अलग करके एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया, जिसे चाइना ने नहीं माना। क्योंकि चाइना कहता है कि जब तिब्बत को एक देश घोषित कर दिया गया था, तब चाइना सही स्थिति में नहीं था, आजाद नहीं था, और तिब्बत आरंभ से ही चाइना का है, इसलिए आज भी ये हमारा है। तो चाइना अपनी सीमाएं कुछ इस प्रकार से निर्धारित करता है, चाइना के अनुसार ये उसकी सीमाएं हैं, क्योंकि तिब्बत चाइना का हो चुका है, ऐसा चाइना मानता है। लेकिन दलाई लामा यहीं से फ्री तिब्बत का आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि तिब्बत का कल्चर और चाइना का कल्चर इतना अलग है कि ये देश कभी भी घुल मिल करके एक साथ नहीं रह सकते, यहाँ हमेशा विद्रोह होते रहते हैं। चाइना यहाँ के सीधे साधे बौद्ध लोगों पर लाठीचार्ज, गोली चला करके हिंसा करता रहता है। जो दलाई लामा यहाँ रह करके ही स्वतंत्र तिब्बत का आंदोलन चलाते हैं, भारत इसका समर्थन करता है, क्योंकि तिब्बत के स्वतंत्र होने से हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए चाइना और भारत के बीच में सीमा को लेकर के विवाद होता रहता है। चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा बौद्ध मठ है जो कि तिब्बत का है। चाइना कहता है ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये साउदर्न तिब्बत है, तिब्बत का दक्षिणी क्षेत्र है, ऐसा ये कहता है। अभी कुछ महीने पहले अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेयर्स एक अंतरराष्ट्रीय गेम में हिस्सा लेने के लिए चीन गए और उन्होंने चीन से वीजा मांगा, क्योंकि वीजा के बिना नहीं आ सकते। तो चीन ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चीन कहता है तुम तो हमारे ही हो, तुम्हें अपने देश में आने के लिए वीजा लेने की क्या जरूरत है, अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है। इस बात को लेकर के आपत्ति हुई और हमारे प्लेयर फिर चाइना में नहीं गए।
ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, ये समझ लो कि सबसे ज्यादा, अब देखो इस क्षेत्र की समस्या का, ये जो क्षेत्र है ना अक्साई चीन, ये इसने कब कब्जा लिया था? ये इसने कब्जा लिया था 1952 में ही कब्जा लिया था। 1952 में ही कब्जा लिया था, क्योंकि इस समय समस्या चल रही थी ना, उस समस्या का लाभ उठा करके इसका हमने विरोध भी किया, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत थी नहीं उस समय। धीरे धीरे फिर ये वाली समस्या आ गई, फिर 1962 में युद्ध हो गया, जो हम हार गए पूरी तरह से, हमारी तैयारी नहीं थी, तो उसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाए। तो अक्साई चीन इनके पास चला गया है, जो कि लद्दाख का एरिया है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में धारा 370 और 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश करके नई दिल्ली ने उसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है, जिसका चाइना ने विरोध किया था। ठीक, यहां तक ये बात समझो। फिलहाल ये सिचुएशन है बॉर्डर डिस्प्यूट की। अब देखो, इसके अलावा एक और डिस्प्यूट क्या है दोनों देशों के बीच में, उसका एक अलग मैप मिल जाएगा, जो आज का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, मैप के माध्यम से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। देखो, आज का टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? आज का टॉपिक है चाइना स्पेस पाकिस्तान, पाकिस्तान इकोनॉमिक, पाकिस्तान सही लिखा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। अरे मैप वाला करना था ना, आ गया, चलो मैप आ गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आज का है, हिंदी में कहेंगे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ठीक, आज का ये टॉपिक है। तो क्या है ये, और कैसे इसको लेकर के भारत पाकिस्तान आमने सामने आ जाते हैं, युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। देखते हैं किसमें बेहतरीन दिखाया गया है, तो उसी को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये वाला। एक सेकंड। ये सही है। इस मैप के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। बातचीत मत करो, जो समझा रहे समझ लो, बहुत प्रश्न आते हैं यहाँ से, तो उठा के देखना आज जाना, और जो आए हुए प्रश्न है उनमें देखना कि इससे कितने प्रश्न आए हैं। सी पैक से बहुत प्रश्न आए हैं, और इंटरव्यू में ना बहुत पूछा जाता है, और क्योंकि इस समय चीन बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, तो फिर भारत का भी प्रश्न पूछा जाएगा, भारत को किन किन मुद्दों पर चाइना से आपत्ति है, कौन कौन से विवाद के कारण है। देखो, अब ये जो रास्ता है ना, देखो ये रास्ता यहां से लेकर के ये कासगढ़ जो है, ये कासगढ़ बंदरगाह है, और इसका अंतिम छोर है ये ग्वादर, ये बंदरगाह है, ठीक है। ये पड़ता है कहाँ? पाकिस्तान के कराची के पास, पाकिस्तान में, और ये पड़ता है चीन में। चीन और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए ये जो रास्ता है यहां से लेकर के यहां तक, इसको बोलते हैं सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, इस तरह से आता है एग्जाम में, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। इसे आर्थिक नाम क्यों दिया गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्थिक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य है व्यापार करना, इसका उद्देश्य है व्यापार करना। चीन को सबसे छोटे रास्ते से अफगानिस्तान और ईरान और यूरोप के बाजार से जोड़ने के लिए ये रास्ता बनाया गया। अब इस रास्ते को समझ लो, फिर हम एक पूरे मैप में समझाएंगे, ध्यान से देख लो। ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये यहाँ पर डेरा इस्माइल खान, ग्वादर, कराची, समझ में आ गया। देखो, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला एरिया है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? POK, POK, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, पाकिस्तान द्वारा जबरन हड़पा गया हमारा कश्मीर, POK। और इस मुद्दे को लेकर के भारत और पाकिस्तान में सालों से तनाव चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर के। ये जो चीन ने ना अपना सड़क बनाया है या जो रास्ता बनाया है, ये इसी विवादित क्षेत्र से बनाया है,
ये जो रेड रेड डॉट्स दिख रहे हो ना, ये उसी के अंतर्गत है। तो ये क्षेत्र भारत का, देखो भारत की सीमाएं ये हैं बच्चों, ये हमारा भारत का यहाँ तक है। तो इस्लामाबाद यहाँ है, इसको मत समझ लेना इस्लामाबाद, ये है इस्लामाबाद, ये येलो वाला ये पाकिस्तान का, ये व्हाइट वाला अपना है। ये इंडिया का मैप है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा इंडिया का मैप है यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि ये जो विवादित क्षेत्र पीओके है, यहां से ये रास्ता चीन बना रहा है, तो इसने भारत से तो पूछा ही नहीं, पाकिस्तान के साथ डील कर ली और रास्ता बनाना शुरू कर दिया, और दूसरे चुपके चुपके पाकिस्तान के साथ जुड़ गया। हमें पता ही नहीं कि हमारी खोपड़ी पर से होकर के चाइना सीधे पाकिस्तान से जाके मिल जाएगा। ये है हिमालयन रेंज, ये पूरा हिमालयन रेंज है। तो हिमालयन रेंज पर्यावरण की दृष्टि से कितना संवेदनशील है। इतने संवेदनशील क्षेत्र पर इसने भारी भारी बुलडोजर चला चला करके सड़क बनाई, रेलवे ट्रैक बनाए, और ये काशगर जो है चीन है, चीन को एक गुपचुप तरीके से व्यापार के नाम पर चाइना को पाकिस्तान से जोड़ लिया और भारत के लिए खतरा पैदा कर दिया। अगर कभी युद्ध की स्थिति होगी भारत और पाकिस्तान में, तो चीन इसी रास्ते से चुपके से हथियार भेजता रहेगा पाकिस्तान को, हम जान ही नहीं पाएंगे, हम जान ही नहीं पाएंगे। खतरा है पर्यावरण की दृष्टि से, खतरा है सुरक्षा की दृष्टि से, और खतरा क्या है, इस रास्ते के थ्रू चीन स्थल मार्ग से ना केवल यहां पर, बल्कि देखो ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, अब पूरा रास्ता पूरा मैप दिखा देते हैं। चीन इस रास्ते से संपूर्ण यूरोप से जुड़ जाएगा और चीन का सस्ता सामान बड़ी आसानी से यूरोपीय बाजारों में बिकने के लिए पहुंच जाएगा। और भारत के लिए वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार है यूरोप। ध्यान रखना, व्यापार दो तरह का होता है, वस्तुओं का और सेवाओं का, है ना। तो वस्तुओं के लिए हमारा सबसे बड़ा बाजार क्या है, यूरोप, और सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार अमेरिका। ठीक है, तो अगर चीन इस छोटे से रास्ते से होके जाएगा तो इसकी लागत कम आएगी। मान लो चीन ने ये सामान 10 रुपए में बनाया है ना, और इसको अगर लंबे रास्ते से लेके जाएगा तो लागत बढ़ने की वजह से ये 20 का बिकेगा, लेकिन छोटे रास्ते से लेके जाएगा तो हो सकता है 12 में ही बेच दे। अब उसका पेन 12 का बिकेगा और हमारा 15 का बिकेगा, तो कौन खरीदेगा भाई। तो आर्थिक दृष्टि से भी हमें नुकसान पहुंचा रहा है ये रास्ता, सुरक्षा की दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से, इसलिए भारत को इस रास्ते पर क्या है, आपत्ति है। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है ना किन किन मुद्दों पर भारत इसका विरोध करता है, तो मुद्दे बताने पड़ते हैं। अब देखो इसके अलावा हम यहाँ पर सीधे आ जाते हैं एशिया के मैप पर। ठीक है, तो एशिया एंड यूरोप, क्योंकि यूरोप को जोड़ रहा है ना एशिया से। मैप, हाँ, एशिया एंड यूरोप का मैप, इसको देख लेते हैं। यहां तक समझ में आया। अब जिसको वहां शॉर्ट में देखा था उसको यहाँ डिटेल्स में देखते हैं। चाइना की ये जो योजना थी, इस योजना के तहत चाइना जो काम कर रहा था वो क्या कर रहा था, चाइना रास्ता कहां से जा रहा था चाइना का, लगभग यहां से ना, और यहां से इस तरह से कुछ होते हुए ये यहां तक, ऐसे ये वाला रास्ता बना रहा। ठीक है, अब इस बंदरगाह के माध्यम से चीन बड़े आराम से कहां कहां व्यापार कर सकता है, पाकिस्तान, ये ईरान, यहाँ यहाँ कजाकिस्तान, यहाँ है ना, इराक, देखो तुर्की, तुर्की को क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ यूरोप। तुर्की क्या है, यूरोप जाने का रास्ता स्थल मार्ग द्वारा। अगर आपको स्थल मार्ग द्वारा यहाँ जाना है तो तुर्की से जाना पड़ेगा। तो तुर्की, फिर इसके बाद यहाँ, फिर ये पोलैंड आ गया, फिर ये जर्मनी आ गया। ये क्या है बेटा, यूरोप, ये क्या है, यूरोप, और ये यहां तक क्या है, ये एशिया है। ठीक है, यहां तक एशिया है, और ये है चीन। तो चीन इस रास्ते के द्वारा अपने आप को एशिया और यूरोप के बाजार से जोड़ रहा है। अगर ये रास्ता नहीं बनाता तो चीन इन यहां तक कैसे पहुंचता, ये भी देख लो। तो चीन को यहां से जाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और टिपिकल रास्ता, ये अभी तो ये वो है साउथ अफ्रीका, इसके भी नीचे जाएगा, ये ऐसे यहां,
कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, इतना लंबा रास्ता तय करके चीन की तो हालत खराब हो जाएगी। इसका सामान, इसीलिए चीन का सामान यूरोप में ज्यादा नहीं बिक पाता है, तभी तो यूरोप का बाजार हमें मिला है भाई। यूरोप के बाजार में चाइना का सामान महंगा हो जाता है क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है समुद्री, और उतना लंबा रास्ता तय करने की वजह से इसका सामान 10 रुपए का बनकर के यहाँ 25 का बिकता है। हम क्या करते हैं यहीं से जल्दी से क्या करते हैं, देखो अब मान लो चीन इतने लंबे रास्ते ना भी जाए तो चलो यहां से भी मुड़ करके इस रास्ते से, और ये जो स्वेज नहर के थ्रू ऐसे भेज सकता है, तो भी हम तो और जल्दी भेज सकते हैं ना। तो भारत का रास्ता यूरोप से जल्दी पास में है, चीन का दूर में, इसलिए भारत की लागत कम होने की वजह से हम यहाँ सस्ता बेच देते हैं, इसलिए ये बाजार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसको खोना नहीं चाहते। लेकिन चीन हमसे भी छोटा रास्ता बना करके, अब चीन का रास्ता ये लो हमसे पहले पहुंच गया, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। 3 मुद्दों पर विरोध है, आर्थिक मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा और पर्यावरण का मुद्दा, 3 मुद्दे पर हम विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये तो मैप के हिसाब से समझा, अब आ जाओ सीधे व्हाइट बोर्ड पर और इसको समझो। चीन की जो सरकार थी, चीन की सरकार ने क्या किया था, शी जिनपिंग, शी जिनपिंग अभी भी है, बहुत खतरनाक आदमी है, शी नाम है पर है ही वो, ठीक है, शी जिनपिंग, ठीक है, राष्ट्रपति है चीन का। इसने 2013 में एक योजना शुरू की, उस योजना का नाम था, ध्यान से समझना, वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड, शॉर्ट में कहा गया OBOR, यानी कि ओबोर, क्या कहा गया, ओबोर, ओबोर परियोजना। और इस परियोजना में इसने कहा कि हम 2049 तक, लक्ष्य क्या रखा, शुरू कब किया, 2013 में, लक्ष्य क्या रखा, 2019 तक हम चीन को पूरी दुनिया से जोड़ देंगे, जल मार्ग से भी और स्थल मार्ग से भी, स्थल मार्ग से भी पूरी दुनिया से जोड़ देंगे हम, ये उद्देश्य था इस योजना का, ठीक है। और जलमार्ग से जो जोड़ा जाएगा इसे कहा जाएगा स्ट्रिंग ऑफ पल्स, क्या कहा जाएगा, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मतलब होता है मोतियों की माला, मोतियों की माला, मोतियों की माला इसे क्यों कहा गया है ये भी समझो। वह अपने जल मार्गों का विकास करने के लिए तमाम देशों में बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है, बंदरगाह, पोर्ट, जल मार्गों में बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। और इस स्थल मार्ग के लिए इसने इस्तेमाल किया प्राचीन रेशम मार्ग, एंशियंट सिल्क रूट, ठीक है, प्राचीन रेशम मार्ग। और प्राचीन रेशम मार्ग को फिर से तैयार करके ये स्थल मार्ग के द्वारा पूरी दुनिया से चीन को जोड़ना चाहता है। इसी ओबोर योजना का नाम बदल करके रख दिया गया BRI, क्योंकि इस नाम से ऐसा लग रहा था कि चीन दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, तो उसे लगा गलत मैसेज जा रहा, नाम बदल दो। नाम बदल के क्या कर दिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। लेकिन जैसे BRI है वैसे ही ये था, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। तो ये जो स्थल मार्ग है बेटा, इसी स्थल मार्ग का एक पार्ट है सी पैक, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। फिर से देखो, ये जो प्राचीन रेशम मार्ग वाला जो इसका सिस्टम है, रेशम मार्ग, इसी रेशम मार्ग का एक हिस्सा है सी पैक, जिस पर भारत को आपत्ति है। अब प्रश्न पूछा जाएगा सी पैक किसके अंतर्गत आता है, ओबोर के किस प्रोजेक्ट के, तो ये प्राचीन रेशम मार्ग का भाग है। क्योंकि इस टॉपिक से प्री में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से तैयार करना है। तो ये रेशम मार्ग क्यों कहा जाता है, प्राचीन रेशम मार्ग क्यों कहा जाता है, एक इंटरेस्टिंग चीज जाना यहाँ पर जान लो आप, इतिहास में आपको हम लेकर के चलेंगे, जो बच्चे इतिहास पढ़ते हैं वो और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। समझना बच्चों, कुषाणों का नाम सुना है तुमने, हाँ, कुषाण कालीन रेशम या सिल्क कहा गया, सिल्क रूट, सिल्क ट्रैक,
इन मैप। ये क्या दे दिया इन्होंने? हाँ, ये कुछ लिख गया ना, पूरा नहीं लिखा, इसीलिए नहीं से दे रहा है। कुशान। अच्छा, गूगल से कुछ भी पूछो बताएगा जरूर उल्टा सीधा। सिल्क रोड। इसका देखो मैप। ये है कुषाण एम्पायर। कुश कनिष्क का नाम सुना है? कनिष्क कौन था? जीएस में भी तो इतिहास पढ़ना है। जी, इतिहास का बड़ा रोल है। जीएस में भी पीछा नहीं छोड़ता इतिहास। बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये इतना किसने पढ़ा दिया, ये ऐसा क्यों? अच्छा, हम ही ने पढ़ा के छोड़ दिया होगा पहले कभी। हिस्ट्री में पढ़ाया होगा। ये कुषाण एम्पायर है। और देखो, ये तिब्बत है, बहुत ध्यान से समझना, ये तिब्बत है। यहां पर थे कुषाण। ये क्या करते थे ना, चीन से सिल्क लेकर के और उसको यूरोप को बेचते थे। और ये रास्ता था, दुनिया में सबसे ज्यादा चीन का उत्पादन, सिल्क का उत्पादन, रेशम का उत्पादन चीन में होता था। और यहां से इसको खरीद करके, और दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ होती थी? यूरोप में। यूरोप में एक देश है रोम। एक कहावत सुनी है, रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, क्योंकि इन कुषाणों ने इतना सिल्क बेचा यहां पर कि यूरोप का सारा सोना भारत में आ गया। ये बदले में क्या लेते थे? गोल्ड। क्या आप जानते हो दुनिया में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने। भारत में इससे ज्यादा सोना पहले कभी नहीं आया था, जो भर भर के सोना, जैसे सोने की चिड़िया बाद में कहा गया, उस चिड़िया के पंख काटने के लिए कितने बाहरी आक्रमणकारी आए। तो ये सोना कुषाणों के समय में आया था। कहां से मिला? रेशम का व्यापार करके। चीन बेचारा मन मसोस के रह जाता था कि हमारा रेशम ये हमसे खरीदते हैं और यहाँ बेच देते हैं, लाभ ये कमाते, सस्ता खरीद के महंगा। अब अगर ये कहे कि नहीं तो लो तुम बेच लो, जगह ही नहीं है, क्योंकि उस समय तो कोई रास्ता भी नहीं था, वास्को डिगामा ने ढूंढा पानी का जल मार्ग, तो वास्को डिगामा ने ढूंढा बाद में 1492 ईस्वी में। यहाँ कहाँ रहा? तो चीन मजबूरी में ही सही इसको सहता रहा। अब चीन कह रहा है अब हम इस रास्ते को फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा रास्ता है चीन को यूरोप से जोड़ने का, स्थल मार्ग से। इसलिए बवाल मचाए हुए है चीन। तो तहस नहस कर दिया चीन ने अपने इस सिल्क रूट के माध्यम से। ठीक है। अब हम इसी को आधार बना करके अब आगे हम लिखना शुरू करेंगे हमारे सी पैक पर, क्योंकि सी पैक से सीधे सीधे जो क्वेश्चन आएंगे वहां आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। समझने के बाद जब लिखते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। लगभग 3000 किलोमीटर का ये रास्ता है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सी पैक। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब लिखिए, हेडिंग दीजिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। देखिए, चीन के काशगार बंदरगाह से, अब जो मैप में लिखा है उसी को ध्यान में रखते हुए, चीन के काशगार बंदरगाह से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह, कौन से सागर में है ये ग्वादर बंदरगाह? अरब सागर। ठीक है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक 3000 किलोमीटर लंबा, 3000 किलोमीटर लंबा सी पैक मार्ग, सी पैक मार्ग चीन की चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना
प्रिया नहीं, कई दिनों से ऑफलाइन में आ रही हैं, इसी में काम चला रही हैं। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना ओबोर, OBOR, ओबोर का एक अंग है, ओबोर का एक अंग है, जिसे वर्तमान में BRI के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्तमान में BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI के नाम से जाना जाता है। सीपैक परियोजना, सीपैक परियोजना प्राचीन रेशम मार्ग, प्राचीन रेशम मार्ग को, प्राचीन रेशम मार्ग को पुनः स्थापित करने, प्राचीन रेशम मार्ग को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है, उद्देश्य से आरंभ की गई है। यह चीन को स्थल मार्ग के द्वारा, यह चीन को स्थल मार्ग के द्वारा यूरोप से जोड़ने का सबसे छोटा रास्ता है, स्थल मार्ग के द्वारा यूरोप से जोड़ने का सबसे छोटा रास्ता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में देखो, एक तरकीब आप बताएं, आपको नंबर ज्यादा खींचने का मेंस में। आप आंसर लिख रहे हो IR का, अगर कोई घटना ऐसी है जो इतिहास से जोड़ी जा सकती है, तुरंत उसको जोड़ दो इतिहास से। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रांग है, आप एक ही समय में कई घटनाओं को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। बहुत काम करता है ये, बहुत काम, बहुत अच्छा नंबर मिलता है। आप यहाँ रेशम मार्ग लिख लिया। अब लेकिन ये डिपेंड करता है कितने शब्दों में आंसर है। अगर आपके पास 125 शब्द है तब इसकी गुंजाइश नहीं है, अगर आपके पास 250 शब्द है तब गुंजाइश है, तब लिख सकते हैं। तब आप जरूर बताएंगे, 2 लाइन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये रेशम मार्ग का मतलब क्या है। ठीक है, तो लिखो, प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाण वंश के शासकों ने, कुषाण वंश के शासकों ने इस भारतीय उपमहाद्वीप में, इस भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में चीन एवं यूरोप के मध्य रेशम व्यापार, चीन एवं यूरोप के मध्य रेशम व्यापार, रेशम व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर, मध्यस्थ, मीडिएटरी, मध्यस्थ की भूमिका मध्यस्थ की भूमिका क्या बोला था आगे, निभाकर अत्यधिक लाभ कमाया। इसीलिए इसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। रेशम मार्ग से के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना के पूरे होने के बाद, इस परियोजना के पूरे होने के बाद चीन एवं यूरोप, चीन एवं यूरोप के मध्य व्यापार में वृद्धि होगी, यूरोप के मध्य व्यापार में वृद्धि होगी।
परिवहन लागत में कटौती होने के कारण, परिवहन लागत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परिवहन लागत में कटौती होने के कारण यह व्यापार चीन के पक्ष में होगा। यह व्यापार चीन के पक्ष में होगा। किंतु भारत को चीन की इस परियोजना पर आपत्ति है। किंतु भारत को चीन की इस परियोजना पर आपत्ति है, जिसके अनेक मुद्दे हैं। अब मुद्दों को पॉइंट पे नोट करेंगे कि वो कौन कौन, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समस्या है, हमें बताना पड़ेगा कि हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध के अनेक मुद्दे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, इस परियोजना का निर्माण जिस क्षेत्र में किया जा रहा है, इस परियोजना का निर्माण जिस क्षेत्र में किया जा रहा है, वह जिस क्षेत्र में किया जा रहा है वह भारत डैश पाकिस्तान के मध्य, भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र, भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र, क्या पीओके, विवादित क्षेत्र पीओके से होकर गुजरता है। पीओके से होकर गुजरता है। अतः भारत को यह आपत्ति है कि इस विवादित क्षेत्र में, भारत को यह आपत्ति है कि इस विवादित क्षेत्र में निर्माण कार्य करने से पूर्व चीन को, इस विवादित क्षेत्र में निर्माण कार्य करने से पूर्व चीन को क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? भारत से अनुमति लेना चाहिए था। चीन को भारत से अनुमति लेना चाहिए था। आपने अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले एक घटना सुनी होगी टीवी पर या अखबार में कि बलूचिस्तान की बीएलए आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में जबरदस्त युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई थी, क्योंकि बलूचिस्तान की बीएलए आर्मी ने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया था और पाकिस्तान की सेना के कई जवानों को, रेंजर्स को मार डाला था, कई यात्रियों को मार डाला। इसी समय पाकिस्तान ने, अब देखो एक बार फिर मैप लाना पड़ेगा, इसलिए लाना पड़ेगा ना क्योंकि आप इस मैप के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत ने ही इन बलूचिस्तानियों को उकसाया ऐसा करने के लिए, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि सीपैक परियोजना पूरी हो। समझिए, सीपैक परियोजना को रोकने के लिए भारत बलूचिस्तानियों को, बलूची जाति है, जनजाति है, बलूचियों को उकसा रहा है और बलूची भारत के कहने पर ही, भारत द्वारा दिए गए पैसे के सपोर्ट से ही यहाँ पर चाइनीज प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और जब पाकिस्तान की सेना उनको रोकती है तो उनको मारते हैं। ऐसा आरोप क्यों लगा रहा है इसमें? इसके लिए चलो बलूचिस्तान देख लेते हैं पहले, शायद उसमें मिल जाएगा अपने को। बलूचिस्तान नहीं, ये जितने भी तान है ना, ये सब हिंदुस्तान से निकले हैं। एक ही तान था पहले, हिंदुस्तान। अच्छा, भारत को 3 नाम है हमारे देश के, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। तीनों नाम अलग अलग कारणों से भारत को मिले हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत को इंडिया किसने कहा? अच्छा बताओ, इनमें सबसे प्राचीन नाम कौन सा है? भारत, इंडिया और हिंदुस्तान में सबसे प्राचीन नाम कौन सा है? सबसे पुराना नाम कौन सा है? किसी को भी बताओ, बताओ, इंटरव्यू में खूब पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है।
नहीं मालूम? हमने पूछा किसने दिया ये नाम। पहले पूछा नहीं, हमने पहले पूछा कि सबसे पुराना नाम कौन सा है। भारत ना। ये भारत नाम क्यों मिला भारत को? है? भारत का भारत नाम क्यों पड़ा? क्या महाभारत का इससे कोई संबंध है? क्या महाभारत का इससे कोई संबंध है? अच्छा। अच्छा। इसीलिए कह रहे हैं ले लो, कोर्स पढ़ लो थोड़ा, इसीलिए कह रहे हैं। संजना बताएगी भारत का नाम भारत क्यों पड़ा है? शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पर भरत पड़ा। एक और कारण याद नहीं आ रहा है, चलो हम बताते हैं। ऋग्वैदिक काल में एक युद्ध का नाम पढ़ते हैं, 10 राजाओं का युद्ध, दशराग युद्ध। और दशराग युद्ध हुआ था, एक तरफ था एक राजा और दूसरी तरफ थे 10 राजाओं के समूह। जो एक राजा था उसका नाम था सुदास, और उस राजा के कबीले का नाम था भरत। भरत कबीले का राजा सुदास और दूसरी तरफ 10 राजाओं का समूह। राजा सुदास जो कि भरत कबीले का था, उसके पुरोहित थे कौन? वशिष्ठ। वशिष्ठ, ठीक है। और जो दूसरी तरफ 10 राजाओं के थे, उनके थे विश्वामित्र। इन दोनों गुटों के बीच में हुआ भयंकर युद्ध। कुछ मानते हैं कि यही महाभारत था, पर भयंकर युद्ध हुआ था, ठीक है। रावी नदी के किनारे पर भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में 10 राजाओं के ग्रुप की पराजय हो गई। भरत कबीले का राजा सुदास जीता। और उसी भरत कबीला क्या है? जिनके पूर्वज भरत थे, जिनके पूर्वज भरत थे, उन्हीं के आगे पुत्र पुत्र आदि करके कबीला बन गया। तो भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। ध्यान से समझना। इसी जीत को, जो जीत हुई ना, इसी जीत को लिखने के लिए लिखा गया महाभारत। और महाभारत का पहला प्राचीन नाम जानते हैं क्या हो? सबसे पहला नाम क्या है महाभारत का? जय संहिता। महाभारत का सबसे पुराना नाम है जय संहिता, द हिस्ट्री ऑफ विक्ट्री। जीत का इतिहास। किसकी जीत? भरत कबीले की। भरत कबीले की जीत का इतिहास लिखा गया, नाम दिया गया जय संहिता। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ गई, नाम दिया गया भारत, भरत कबीले के नाम पर। फिर श्लोकों की संख्या हो गई 1 लाख, फिर कहा गया महाभारत। पढ़ो, जड़ों से समझो चीजों को। महाभारत, ठीक है। तो भारत नाम सबसे पुराना है। अरे कुछ समय पहले लड़ाई चल रही थी, भारत कहा जाए इंडिया कहा जाए, भारत नाम रखा जाए, ये इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, कैसे आंसर दोगे? बात समझ में आया? तो वास्तव में जो पहचान है वो क्या है? भारत। अब भारत के बाद दूसरा नाम कौन सा मिला? हिंदुस्तान या इंडिया? भारत के बाद दूसरा नाम कौन सा मिला? सबसे अंत में कौन सा नाम मिला भारत को? हिंदुस्तान, सही। इंडिया इसके बाद। इंडिया किसने कहा भारत को? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी यूनानियों ने, ऑप्शन सी ईरानियों ने, ऑप्शन डी फ्रेंच ने, फ्रांसीसियों ने। किसने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया इन चारों में से? आज था? किसी को कोई आइडिया है? हाँ, यूनानियों ने, बिल्कुल सही है। यूनानियों को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीक। सिकंदर जहां से आया था। देखो, हम ये चीजों को ना इसीलिए आपको कहते हैं रट नहीं सकता कोई। हमने कैसे रट लिया? रटा नहीं, लिंक करके जोड़ा है, लिंक कर दिया, जोड़ दिया है। एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ दो, अपने आप याद आ जाएगा। सिकंदर से ग्रीक याद रहा, ग्रीक से, क्योंकि सिकंदर आक्रमण करने आया था, उसके साथ आए थे यूनानी लेखक, उन्होंने सिकंदर के आक्रमण को लिपिबद्ध किया, उसी में भारत के लिए इंडिया शब्द प्रयोग किया। इंडिया शब्द निकला है इंडस से, इंडस निकला है सिंडस से, सिंडस निकला है सिंधु से। तो सिंधु नदी के नाम पर सिंडस, इंडस और इंडिया। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। हम बीच बीच में बहुत काम की बात बताते रहते हैं आपको। अब आया हिंदुस्तान, ये कौन बोला? बिन कासिम बोला? ये बोलो, अरब लेखकों ने। अरब लेखकों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। क्यों हिंदुस्तान कहा? क्या यहां पर हिंदू रहते इसलिए? नहीं, सिंधु से, सिंधु से हिंदू।
सुनो पहले, सिंधु से हिंदू, तो वह देश जहां सिंधु बहती है वहां के लोग हिंदू, और वह स्थान हिंदुस्तान, और उसके दक्षिण में जो बहता है हिंद महासागर। पहचानो अपने देश को, इतिहास को जानोगे तभी तो अपने आप को पहचानोगे। कितनी मजेदार बातें हैं। पहचान है ये हमारी, तो हमारी पहचान है सिंधु नदी जो चली गई पाकिस्तान के पास। प्राचीन सभ्यताओं का विकास भारत की सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही तो हुआ था। चलो, तो जितने भी तान है ना, ये सब भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत आते थे, बाद में एक एक करके तन तन के अलग होते रहे और हमारा हिंदुस्तान अकेला पड़ गया। ये है बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान हम क्यों लेकर के आए आपके लिए? देखो, इस ये दिखाई दे रहा है सबको? ये जो लिखा है दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? और लार्ज कर दे इसको। अब दिखाई दिया है? कहीं से बड़ा अच्छा कुछ बढ़िया खाने पीने का आइटम बन रहा है, महक बहुत आ रही। पीछे गर्ल्स हॉस्टल है ना। ये टाइम भूख लगने का हो जाता है ना, दरअसल हम सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा है। देखो, ये जहां ए लिखा है ना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, हम इसे ब्लैक से मार्क कर दे रहे हैं, ये यहां से यहां तक है। बहुत ध्यान से, ये क्या है? एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान, क्लेम्ड बाय इंडिया। यानी कि ये वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है, लेकिन भारत इसको अपना बताता है। और यही है क्या? पीओके। यही है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है। अब ये सी वाला क्या है? सी है एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया। ये वाला देखो, ये सी, 3 सी है। एक ये यहां से यहां तक, एक ये यहां से यहां तक, और एक यहां से यहां तक। बहुत बढ़िया चीज है, समझ लेना इसको भाई, हम बहुत बढ़िया से समझा देंगे, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर। ये तीनों सी ऐसे एरिया हैं जो चाइना के नियंत्रण में है, लेकिन भारत इन्हें अपना बताता है। कैसे? ये है अक्साई चिन्ह जो अभी पीछे दिखाई थे, है ना, लद्दाख का हिस्सा। ये है वो स्थान जो पाकिस्तान ने हमसे हड़प लिया और चाइना को बेच दिया। हमसे हड़प लिया और चाइना को बेच दिया। यह है वो स्थान जहां गलवान घाटी की समस्या हुई थी। गलवान घाटी की समस्या हुई थी, जहां पर चीन ने अतिक्रमण कर दिया है। हम कह रहे हैं हमारा एरिया यहां तक है, चीन हमको धक्का मार मार के यहां तक ले आया। यही वो जगह है जहां पर दोनों देशों में सीज फायर हुआ है कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, निहत्थे सैनिक केवल पेट्रोलिंग करेंगे वहां पर। तो खाली हाथ वहां पर ऐसे है, हाथ पकड़ के पेट्रोलिंग, ये चीज है। क्योंकि मेरी फैमिली में कई लोग आर्मी में है ना, आईटीबीपी। यहाँ पर इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर कौन सी सिक्योरिटी फोर्स लगी होती है? आईटीबीपी। इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर कौन लगता है? बीएसएफ, है ना। यहाँ आईटीबीपी क्यों लगती है? क्योंकि आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बटालियन जो है, ये पहाड़ी क्षेत्र में, बर्फीले क्षेत्र में ट्रेनिंग करने की इनको दी जाती है। मेरी फैमिली से है, 2 लोग हैं आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में भी है, बीएसएफ में भी है, आर्मी में भी है, सब है, तो सबके बारे में पता है थोड़ा थोड़ा। तो आईटीबीपी यहाँ रहती है। अब इनको ये बताया गया है, चाइना और पाकिस्तान, भारत दोनों की आर्मी सेना को, कि आप हाथ पकड़ करके यहाँ पर ऐसे करके, क्योंकि हथियार नहीं, ऐसे करके यहाँ गश्त करेंगे। हथियारों का इस्तेमाल बैन है, अंतरराष्ट्रीय संधि हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने संधि हुई है। अब ये क्या करते हैं ना, चाइना के जो सैनिक हैं, दुष्ट तो हैं ही, ये हमारी सीमा का के अंदर आने के लिए आकर के बैठ जाते हैं। वहीं अंदर आकर के बैठ गए। भारतीय सैनिक कहते हैं जाओ, ये हमारी सीमा है। वो कहते हैं नहीं, ये हमारी सीमा है। बहुत देर तक बैठे रहते हैं। फिर भारतीय सैनिक क्या करता है? हथियार तो उठा नहीं सकता, उनको ऐसे गोद में उठा करके और चाइनीज एरिया में जाके बिठा देता है ना। फिर और आ जाते हैं। एक बार एक सीन हमने देखा, भारत का एक सिपाही सैनिक, चाइनीज सिपाही, चाइना वाला ऐसे बैठा था ना, हाथ नहीं छोड़ रहा था। तो एक ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर, झूला झुलाया उसको और फेंक नहीं मारा था जब तक ऐसे उसने रोक लिया। ये होता है यहाँ पर, आए दिन झड़प होती है। खूब वीडियो देखते होंगे आप इस बॉर्डर पर।
तो ये अतिक्रमण कर लिया है चीन ने। तो सीसीसी के 3 पॉइंट है, ये चाइना ने हमारे अधिकृत कर लिए हैं और ये पाकिस्तान द्वारा अधिकृत है। हम जो बताना चाहते हैं इस मैप के माध्यम से वो ये है। इसके अलावा ये जो डी है ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया, क्लेम्ड बाय चाइना। ये जो डी डी का है, ये अरुणाचल प्रदेश का, ये भारत का है जिस पर चाइना अपना क्लेम करता है। ये कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया हैं बॉर्डर पर। ठीक, चाइना ने जो अपना सी पैक बनाया है, हम पहले भी बता चुके हैं, चाइना ने अपना सी पैक कुछ इस प्रकार से बनाया है, जो ये ऐसे जाता है, बलूचिस्तान से होकर के जाता है। और चाइना को जब बलूची लोगों ने ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है, भयंकर वाली टेंशन। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा है और पाकिस्तान की नजर है इनके प्राकृतिक संसाधनों पर। तो पाकिस्तान इनको जबरदस्ती अपने अधिकार में लेने का प्रयास करता है। दूसरी बात ये कि ये सीमा लगती है अफगानिस्तान से। पाकिस्तान चाहता है कि बलूचिस्तान उसका हो जाए तो अफगानिस्तान पर सीधी पकड़ और इसके माध्यम से बाकी देशों तक। अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो पाकिस्तान तो पश्चिमी देशों से कट जाएगा। ईरान कैसे जाएगा, अफगानिस्तान कैसे जाएगा, अलग थलग हो जाएगा ना। तो इसलिए बलूचिस्तान को इसे अपने अंडर में रखना, नियंत्रण में रखना बेहद जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान अपना पूरा जोर लगा देता है। पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचियों पर बड़े अत्याचार किए। इसका विरोध करते करते यहाँ आंदोलन शुरू हुए और इन आंदोलन का भारत मौन समर्थन करता है। मौन समर्थन क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान का बनना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि बांग्लादेश का बनना हमारे लिए जरूरी था। ये स्वतंत्र होना चाहते हैं। इन्होंने अपनी, क्योंकि इनका अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए एक आर्मी बना ली है जिसका नाम है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। चाइना ने जो अपना रास्ता बनाया है सी पैक, ये रास्ते का कुछ हिस्सा भारत के विवादित क्षेत्र से, कुछ हिस्सा बलूचिस्तान से होके जाता है। और डील किसके बीच में हुई है? पाकिस्तान और चीन के बीच में। तो यहां भारत विरोध करता है, यहां बलूचिस्तान विरोध करता है। बलूचिस्तान के विरोध को दबाने के लिए चीन ने क्या किया? यहां पर अपनी फोर्स लगा दी। चीन ने यहां अपने लोगों को ला करके बसा दिया। चीन ने बलूची गरीब लोगों की शादियां अपने लड़कों से कर करके यहां एक नई जनरेशन पैदा कर दी। चाइनीज जैसे स्कूल खुलवा दिए। चाइना ने यहां पर अपनी पूरी संस्कृति डेवलप कर दी। इसलिए इस क्षेत्र का नाम हो गया चाइनिस्तान। और बलूचिस्तान कह रहा है हम अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करेंगे। चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट थे उखाड़ दिए इन्होंने बुलडोजर चला चला के। तो ये भारत का काम आसानी तो कर रहे हैं, भारत का काम आसान कर रहे हैं ना। इसलिए पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला करके दुनिया को बता रहा है, अरे सुनो मेरी बात, ये भारत मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी वजह से हम आंतरिक कलह में। सच्चाई यही है। कैमरे कौन सा ये पाकिस्तान की सेना देखेगी, लेकिन रियलिटी यही है। सच्चाई यही है, ठीक है ना। पाकिस्तान भारत का मौन समर्थन, तो ये राजनीति है। क्योंकि ये बन गया ना तो बड़ा आनंद आ जाएगा, कट जाएगा ये। इसको ना बड़ी ठसक रहती है ना, इस्लाम के आधार पर हम सबको एक कर लेंगे। अभी बांग्लादेश को क्या कह रहा है ना ये, कि तुम ना बवाल जारी रखो, हम पूरा पश्चिम बंगाल मिला देंगे बांग्लादेश में। क्योंकि पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड को लेकर के अभी चल रहा है ना बवाल। चटगांव में कोबरा लगा दी गई है, कोबरा सीआरपीएफ की भयंकर वाली फोर्स उठा उठा के मारेगी। मेरा भाई NSG से पहले कोबरा में ही था, तो आंखों देखा हाल बताता था कोबरा का। जो नक्सलवाद का पूरा मैटर था उसमें, तभी तो बनी थी ना कोबरा। कोबरा बनाई गई थी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। तो ये चीज चल रही है। तो इस मैटर को समझ गए। तो सी पैक के पीछे ना केवल भारत बल्कि बलूचिस्तान भी पड़ा है। तो अधूरा है और इतना पैसा लगा चुका है चाइना इसमें कि अगर ये नहीं हो पाया तो बर्बाद हो जाएगा चाइना। भयंकर पैसा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, इतनी इतनी सड़क बनाने में कितना पैसा खर्च होता है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र। चलो अब लिख लो वो मुद्दे जिन पर भारत को आपत्ति है। समझ में आ रहा है सबको? चलो अगला पॉइंट, यह क्षेत्र भारत की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से, यह क्षेत्र भारत की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान तनाव की स्थिति में
भारत पाकिस्तान तनाव की स्थिति में चीन इस मार्ग का प्रयोग भारत विरोधी गतिविधियों में कर सकता है। चीन इस मार्ग का प्रयोग भारत विरोधी गतिविधियों में कर सकता है। अगला पॉइंट, भारत के वस्तुगत व्यापार के लिए यूरोप एक बड़ा बाजार है। भारत के वस्तुगत व्यापार के लिए यूरोप एक बड़ा बाजार है। भौगोलिक दूरी कम होने के कारण भारत यूरोपीय बाजार में चीन पर बढ़त प्राप्त करता है। अतः यदि सीपैक के द्वारा चीन यूरोपीय बाजारों से जुड़ जाएगा तो इससे भारत को आर्थिक हानि होगी। अगला पॉइंट, जिस क्षेत्र में सीपैक का निर्माण किया जा रहा है वह पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। जिस क्षेत्र में सीपैक का निर्माण किया जा रहा है वह पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। अगला पॉइंट, भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित कश्मीर क्षेत्र में हस्तक्षेप करके चीन कश्मीर समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है जिस पर भारत को आपत्ति है। नई लाइन से लिखो बिना पॉइंट के। इस प्रकार भारत सीपैक परियोजना का विरोध करता है जिससे भारत चीन संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब यहां पर आपका सीपैक का पॉइंट पूरा हो गया, ठीक है। और इस टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं बहुत बढ़िया। आप जाकर के आज देखिएगा आईएएस और पीसीएस दोनों में सेकंड पेपर में सीपैक से क्वेश्चन, और कल उन पर हम चर्चा कर लेंगे। अभी जल्दबाजी में नहीं मिलेंगे, घर जाके देखिएगा, ठीक है। आईएएस में भी आए हैं, पीसीएस में भी आए हैं, घर जाके इत्मीनान से देखेंगे सेकंड पेपर में, तो इस टॉपिक से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। भारत चीन संबंध और सीपैक पर प्रश्न हो उनको टिक कर लीजिएगा, तो कल हम इन पर चर्चा कर लेंगे क्लास में।
ठीक है। अच्छा, आप लोग जैसे एक जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो, देखो अब ये चीज बिल्कुल दिमाग में नहीं थी। 2021 का प्रश्न है आईएएस का। हम लोग परसों न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पर बात कर रहे थे। परसों 2 दिन पहले का एडिटोरियल था न्यूज़पेपर का, उस पर बात कर रहे थे। और आप लोग आई थिंक सो सभी थे। उस टॉपिक को याद करके इस प्रश्न को सुनो जरा, और फिर देखना कि जो हमने कहा वैसे ही हुआ कि नहीं, क्योंकि ये 2021 का प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है। विवेचना कीजिए। ऐसा ही था ना उसमें कि चीन ज्यादा खतरनाक है। चीन ज्यादा खतरनाक है। जैसे अगर दुनिया हमें पूरी दुनिया को दादागिरी सहने की मान लो मजबूरी हो जाए कि भैया हमें दादागिरी सहनी पड़ेगी, तो दो दादा हैं, एक है अमेरिका एक चीन। किसकी दादागिरी ज्यादा सही है? हैं? मान लो दो बुरे लोगों में से एक को चुनना हो, तो कम अमेरिका भी नहीं है और कम चीन भी नहीं है। हाँ, जो काम दिया है बता देना, ये पीसीएस और आईएएस में से जो क्वेश्चन आए इस टॉपिक से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो हम इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करें, कौन हमारे लिए ज्यादा सही होगा अमेरिका और चीन में, और क्यों? क्योंकि अमेरिका उसके ऐसे थोड़ी आंसर दोगे, सही से आंसर दो। हाँ,